हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग ये जो आज का वीडियो है वो प्रसार शिक्षा स्पेशल है। ठीक है, आपका एक्सटेंशन एजुकेशन स्पेशल है ये वीडियो। इसमें हम टारगेट करते हैं अपने एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चंस को। आई होप कि यहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। और मैं एक्सटेंशन के आपको 3 से 4 वीडियोस बनाऊंगी और जिसमें मैं पूरा आपका सिलेबस जो है मैं एक्सटेंशन का कवर करवा दूंगी। मतलब इस तरह से करवा दूंगी कि आपका कोई भी पोर्शन छूटा ना रह जाए। आपके कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, आपके एक्सटेंशन के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो संस्थाओं की आप लोगों ने बात की थी कि मैडम कुछ संस्थाओं को बता दें, तो मैं उन संस्थाओं का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी 1-2 दिन में। ठीक है, तो आप वहाँ से सारी संस्थाएं देख लें जो अंतर्राष्ट्रीय हैं वो भी, और जो हमारे देश में भी महिलाओं मतलब ग्रामीण विकास के लिए जो जो योजनाएं चलाई गई वो भी। तो कल या 1-2 दिन में आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल और पर मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें। क्योंकि जैसे मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट दिखता है तो मैं अपने चैनल पर उस पर डाल देती हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, 1-2 दिन बाद आप उसको भी कर लें। और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है एक्सटेंशन का इन 4 वीडियो के अंदर मैं उसको भी आपको कवर कराऊंगी। और आज हम लोग बहुत ही फास्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्योंकि पूरे नहीं हो पाएंगे। मुझे लगता है 100 के करीब क्वेश्चन हैं आज, और हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। तो इसीलिए आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट से, लाइक से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप देख ही रहे हैं, आप लोग कहते हैं ना बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको सचमुच लगता है कि मैं मेहनत से पढ़ाती हूँ तो उसी तरह से आपको मेहनत से इससे भी ज़्यादा मेहनत से आपको खुद पढ़ाई करनी है। ओके, तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। जो बच्चे TGT की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो एक्सटेंशन एजुकेशन उनका मैं पूरा कवर करा दूंगी जितना उनके TGT के सिलेबस में है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 4 वीडियोज़ में आपके एक्सटेंशन का ऐसा भी कोई प्रश्न नहीं होगा, अछूता नहीं रहेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1873 में इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, साउथहैम्प्टन विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है 1873 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। ठीक है, प्रसार शिक्षा का आधार कौन सा जीवन है? नगरीय जीवन, महानगरीय जीवन, ग्रामीण जीवन या सभी? तो करेक्ट आंसर नंबर C। जहाँ मुझे लगेगा कुछ बताने की ज़रूरत है वहाँ मैं बताऊँगी आपको। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? विद्यालय के अंदर की, घर के अंदर की, विद्यालय के बाहर की, इन सब की। तो प्रसार शिक्षा हमारी कैसी शिक्षा है? ये हमारे विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। ठीक है, प्रसार शिक्षा आपकी पढ़ाने और सीखने की योजना है जो मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है। तो मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है ज्ञान के क्षेत्र में, योग्यता व कुशलता के क्षेत्र में, व्यवहार और अनुभव के क्षेत्र में। तो इन सभी क्षेत्र में हमारी प्रसार शिक्षा क्या करती है? परिवर्तन करती है। व्यवहार में प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर की वह शिक्षा पद्धति है जिसमें वयस्क एवं युवा दोनों ही अपने अपने कार्य सीखते हैं। इसका मूल उद्देश्य जनता का विकास करना है तथा इस कथन किसका है? तो यहाँ पे आप इस चीज़ से याद रखेंगे कि प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर की शिक्षा है। ठीक, जब विद्यालय के बाहर की शिक्षा और वयस्क एवं वो युवा दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? केल्सी एंड हेनरी। जब औपचारिक और अनौपचारिक की बात होती है तब हमारे दहामा महोदय आते हैं। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके सिद्धांतों का उपयोग करके स्कूल के बाहर वयस्कों और युवाओं की समस्याएं हल की जाती हैं। तो ये किसका कथन है? ये लीगन्स का कथन है। लीगन्स ने क्या कहा? व्यवहारिक विज्ञान। और केल्सी एवं हेनरी ने कहा विद्यालय के बाहर की
व शिक्षा पद्धति। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं वैसे आप लोग पकड़ने का प्रयास कीजिए। बार बार डिफिनीशंस नज़र के सामने से गुजरेगी तो निश्चित ही आप वहाँ पर लगा पाएंगे। निम्न में से प्रसार के अंतर्गत महिलाओं को संतुलित पौष्टिक भोजन, बच्चों की देखभाल, गृह प्रबंध, रसोई, बगीचे आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है। स्वास्थ्य प्रसार, गृह विज्ञान प्रसार, औद्योगिक प्रसार, कृषि प्रसार। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है वहाँ पर ये करेक्ट आंसर है आपका गृह विज्ञान प्रसार। तो यहाँ पर गृह प्रबंध, रसोई, बगीचे, इन सब की जानकारी आपको किसके अंतर्गत दी जाएगी? गृह विज्ञान प्रसार के अंतर्गत दी जाती है, जिसमें कि महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है। अच्छा, अगर प्रसार शिक्षा के वर्गीकरण यहाँ से प्रश्न आ सकता है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। प्रसार शिक्षा का वर्गीकरण आ सकता है। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा के वर्गीकरण की बात करें तो उसमें सबसे पहला प्रसार कौन सा है? कृषि प्रसार। प्रश्न यहाँ से आया है कि प्रसार का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया, तो सब लोगों ने गृह विज्ञान लगा दिया था और वो गलत हो गया था। वहाँ पर प्रश्न आंसर होता है कृषि प्रसार। फिर उसके बाद स्वास्थ्य प्रसार, ये तो कम से कम 3 तो आप याद ही रखिए, हैं, स्वास्थ्य प्रसार। फिर उसके बाद थर्ड है आपका गृह विज्ञान प्रसार, तीसरे नंबर पर है गृह विज्ञान प्रसार। आप याद रखेंगे इसको, कृषि प्रसार, स्वास्थ्य प्रसार, गृह विज्ञान प्रसार, आप नोट कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा प्रसार। 5वें नंबर पर है आपका कृषि यांत्रिकी प्रसार। 6ठे नंबर पर है औद्योगिक प्रसार है, और सबसे लास्ट में हमारा क्या होता है? डेयरी प्रसार। ठीक है, डेयरी जो मिल्क डेयरी वो जो कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, तो इस तरह से 7 भाग हैं प्रसार शिक्षण के। ठीक है, तो सबसे पहले कृषि प्रसार, फिर दूसरा स्वास्थ्य प्रसार, तीसरा गृह विज्ञान प्रसार, चौथा पशुपालन प्रसार, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा प्रसार। ठीक है, मवेशियों की देखभाल करने संबंधी। कृषि यांत्रिकी प्रसार मतलब यंत्रों का जो प्रयोग किया गया, ये ध्यान दीजिएगा। कृषि प्रसार पहले है, कृषि यांत्रिकी प्रसार 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर औद्योगिक प्रसार और 7वें नंबर पर डेयरी प्रसार। ठीक है, तो गृह विज्ञान प्रसार जो है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कि गृह विज्ञान प्रसार के अंतर्गत महिलाओं को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, बच्चों की देखभाल, गृह प्रबंध, रसोई, बगीचे आदि से संबंधित उपयोगी जानकारी दी जाती है। समझ में आ गया क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि जिससे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? बढ़ जाए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाए? अपग्रेड हो जाए और ऊंचा हो जाए। निम्न में कौन सा प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग है? तो इसमें क्या है? शिक्षण, शोध या खोज और प्रसार कार्य या सेवा और यह सभी। तो प्रसार शिक्षा का जो है वो प्रमुख अंग क्या है? ये तीनों है। शिक्षण भी सबसे पहले क्या है हमारा? शोध है, फिर उसके बाद शिक्षण है, फिर प्रसार कार्य व सेवा है। ठीक है, तो यह सभी करेक्ट आंसर होता है। निम्न में कौन सा प्रसार सेवा कार्य का आधारभूत तत्व है? मनुष्य स्वयं को, मनुष्य का पर्यावरण से, मनुष्य निर्मित साधन व संस्थाएं या यह सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होता है आपका यह सभी है। मनुष्य स्वयं को, मनुष्य का पर्यावरण, मनुष्य निर्मित साधन व संस्थाएं। ठीक है, तो ये सारे उसके आधारभूत तत्व हैं। फिर अगला प्रश्न है, आप अक्सर जब प्रश्न करने जाएंगे देखेंगे आपको 2 तो समझ में आता रहता है, 1 नहीं समझ में आता है, और अंत वाला क्या रहता है? उपयुक्त सभी। तो हम ये सोचते हैं कि हमें 2 हो सकता है, हमें कन्फ्यूज़न हो रही हो, और हम उपयुक्त सभी लगाने की बजाय क्या करते हैं? जो हमने सबसे ज़्यादा पढ़ा है उसी वाले पर टिक कर देते हैं। तो अगर किसी भी ऑप्शन में अगर आपको 2 समझ में आ रहा है और तीसरा नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा से संबंधित नहीं है? स्थानीय संस्कृति रीति रिवाज का सम्मान करना, कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास जागृत करना, धार्मिक संस्कृति विचारों में परिवर्तन लाना, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है, धार्मिक संस्कृति एवं विचारों में परिवर्तन लाना, ये क्या है? प्रसार शिक्षा से संबंधित नहीं है, क्योंकि हम किसी की धार्मिक भावना को हम बदल नहीं सकते हैं या फिर उसको किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचा सकते। पहली बात तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। प्रसार शिक्षा का निम्न में से क्या उद्देश्य? लोगों का विश्वास करना, ग्रामीण को ऐसे जीवन अवसर देना ताकि उसकी योग्यता व नेतृत्व में वृद्धि हो, लोगों को सामाजिक, प्राकृतिक, बौद्धिक, मनोरंजनात्मक, आर्थिक जीवन उन्नत करना। उपरोक्त सभी उद्देश्य
हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर प्रसार शिक्षा का क्षेत्र निम्न में से किससे संबंधित है? मनुष्य के निजी विकास से, मनुष्य के परिवेश से, सरकारी संस्थाओं व साधनों के विकास से, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। वह प्रसार धामा की ग्रामीण समाज को उपयोगिता ज्ञान देने की एक विधि है। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज की उपयोगी ज्ञान देने की एक विधि है। यह किसका कथन है? ये हमारे धामा महोदय के ओपी धामा का कथन है। प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग वयस्क शिक्षा, कृषि शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा, यौन शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा का बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग क्या है? ये है आपका वयस्क शिक्षा। ठीक है, प्रसार शिक्षा जो कार्यक्रम है, जब भी उसमें क्या करते हैं हम, उसी के अंतर्गत ही प्रौढ़ शिक्षा की बात हुई है। ठीक है, तो प्रसार कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है आपका? ये है आपका वयस्क शिक्षा। फिर अगला प्रश्न है, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ये BW भट्ट का है। ग्रामीण जीवन के विकास के उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षा का निम्न में से कौन प्रमुख आवश्यक अंग है? प्रसार शिक्षा, प्रसार सेवा, प्रसार कार्य या सभी? तो इसमें क्या है भाई? या सभी। तो ये आपका सबसे पहले प्रसार मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन, फिर उसके बाद एक्सटेंशन सर्विसेज, ये एक्सटेंशन सर्विसेज, फिर ये एक्सटेंशन वर्क। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर शिक्षा देंगे, फिर उसके बाद प्रसार की सेवा चलेगी, एक्सटेंशन सर्विसेज, और फिर उसके बाद उसी के आधार पर कार्य होगा। तो इसमें 3 आवश्यक अंग हैं गृह विज्ञान शिक्षा के। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य गृहिणियों को सुशिक्षित बनाना और गृहिणियों को पाठशाला विशेषज्ञ बनाना, गृहिणियों के सर्वोन्मुखी विकास में सहायता करना, गृहिणियों को सुख एवं संतोष प्रदान करना। तो गृहिणियों के क्या, इनका ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। सर्वोन्मुखी विकास। ठीक, और प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष अवलोकन, मूल्यांकन, कार्यवाही, हस्तांतरण। तो प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रसार संबंधित होता है गृह विज्ञान से, कृषि से, समुदाय से, समाजशास्त्र से। तो गृह विज्ञान प्रसार संबंधित है, संबंधित होता है। ये सबसे ज़्यादा आपसे कहाँ से संबंधित होगा? ये कृषि से संबंधित है। ठीक है, अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि गृह विज्ञान की जो क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें हुआ यही था कि आया तो प्रश्न, ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि गृह विज्ञान प्रसार संबंधित होता है। ये आपके किससे? कृषि से, गृह विज्ञान से। अच्छा, गृह विज्ञान पूरा लिखा हुआ है, गृह विज्ञान प्रसार संबंधित होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? हमारा हो जाता है गृह विज्ञान से। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत ही प्रसार है। ठीक है, तो ये सही है। फिर जब सिद्धांत पूछेगा या फिर वर्गीकरण पूछेगा, तो उसमें प्रथम वर्गीकरण जब पूछेगा तब आप वहाँ पर ये लगाएंगे कि कृषि। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा सर्वप्रथम किस विषय में लागू हुई? कृषि में, गृह विज्ञान में, राजनीति में, समाजशास्त्र में? तो जो प्रसार शिक्षा है वो सर्वप्रथम आपके कृषि में लागू हुई। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर वर्क में लागू हुई है। प्रसार को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटेंशन, एक्सटर्नल, एक्सपर्ट, एक्सप्रेस। तो ये सब हम सभी जानते हैं, क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। एक्स मतलब बाहर और क्या, टेंशन मतलब फैलाव, तो मतलब बाहर की ओर फैलाव। भारत में गृह विज्ञान प्रसार किस नगर में प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर इज नई दिल्ली। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के साथ कौन सी शिक्षा प्रारंभ हुई? प्रौढ़ शिक्षा, कृषि शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के साथ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन किस प्रकार का है? व्यक्तिपरक, कार्यपरक, प्रयोजित, उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिपरक है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा में। उसमें ये जाना जाता है कि जो गृहिणी है, जो लोग हैं, वो एक एक आदमी को क्या हो, उनका जीवन स्तर अच्छा हो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो, जिससे कि अपने जीवन को अच्छे से वो
जीवन यापन कर सकें। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ग्रामीणों को शिक्षित करना है, नगरवासियों को शिक्षित करना, संपूर्ण समाज को शिक्षित करना, प्रौढ़ों को शिक्षित करना। तो जो ये प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है? ग्रामीणों को शिक्षित करना। मेनली ये आपके विलेजर्स के लिए इसका विकास किया ही गया था, एक्सटेंशन एजुकेशन का। प्रसार शिक्षा की विशेषता है यह सहकारिता एवं सहयोग की भावना पर आधारित है, यह स्वैच्छिक, अभिप्रेरित व स्वयंसेवी नहीं है, इसमें स्थानीय या ग्रामीण नेतृत्व को महत्व नहीं दिया जाता, यह सर्वसाधारण लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर यह सहकारिता एवं सहयोग की भावना पर आधारित है। तो यही क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। जहाँ आवश्यकता होगी मैं ज़रूर वहाँ पर बताऊँगी। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन मैंने किया है, जिससे आपका क्या जो डर है एग्ज़ाम का वो निकले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर पाएँ। थ्योरेटिकल पोर्शन मैं निश्चित ही परसों 1-2 दिन में डाल दूँगी। संदेश होना चाहिए सरल, प्रभावशाली, व्यवहारिक, उपयुक्त सभी। तो संदेश जो मैसेज होता है वो कैसा होना चाहिए? उपयुक्त सभी। संचार माध्यम संदेशों के प्रेषक एवं ग्रहणकर्ता के मध्य भौतिक पुल के समान है। यह कथन किसका है? अरस्तु का, बोगी एवं ब्रुक्स का, ओपी धामा का, कुपुस्वामी का। तो ये ओपी धामा एवं ओपी भटनागर का है कि पुल की बात की है। और जब हम गृह व्यवस्था में जाते हैं उस समय कहते हैं कि गृह व्यवस्था जो वो परिभाषा है जिसमें किसको? पुल की संज्ञा, एक बांध की संज्ञा दी गई। तो वो किसके द्वारा? राजमल पी देवदास के द्वारा है। ये किसमें? हमारे मैनेजमेंट में है। ठीक है, एक पुल की संज्ञा दी गई ना मैनेजमेंट में, तो उसी को क्या है? व्यवस्थापन, वो हमारा राजमल पी देवदास के। और इसमें जब मध्य भौतिक पुल की संज्ञा किसके? प्रेषण एवं ग्रहणकर्ता के बीच, तब ओपी धामा और ओपी भटनागर साहब आते हैं। अगले प्रश्न की ओर। नीति नियोजक तथा निर्णयकर्ता को शामिल किया जाता है लक्ष्य श्रोता में, सामान्य श्रोता में, विशिष्ट श्रोता में, उच्च स्तरीय श्रोता में। तो जो आपका ये नीति नियोजक है उसको किस में शामिल किया जाता है? नीति नियोजक मतलब जो नीति को बना रहे हैं, किसी भी योजना को बनाने का कार्य करते हैं। और निर्णयकर्ता जो डिसीजन लेते हैं उनको किस में? उच्च स्तरीय श्रोता में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रतिपुष्टि की विधि है? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, आमने सामने संप्रेषण, उपयुक्त सभी। तो क्यों नहीं? प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक हम लिख करके भी दे सकते हैं। जैसे आप लोग कमेंट करते हैं मुझे, तो मुझे पता चलता है ना, तो बार बार कहती हूँ कमेंट करिए कमेंट करिए। तो किस लिए कहती हूँ? फीडबैक। आपका फीडबैक मिलता है तो क्या होता है? मन में एक इच्छा होती है कि हाँ बच्चे समझना चाहते हैं, कि उस समझ में आ रहा है बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ, तो मुझसे उनकी आशाएं हैं, तो उनकी मैं जो भी मदद कर पाऊँ वो मेरे लिए अच्छी बात है। समाचार पत्र, सिनेमा, रेडियो आदि क्या है? जनसंचार, परंपरागत संचार माध्यम, संदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भाई ये क्या है? ये हमारे जनसंचार माध्यम है, जो बहुत बड़ी क्या भीड़ को, जब मास मीडिया के अंतर्गत ये सब आते हैं। फिर उसके बाद सामान्य अर्थ में सूचना का वह तत्व जिसका संप्रेषण या आदान प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं, संप्रेषक कहते हैं, संदेश कहते हैं, उपयुक्त सभी। तो जो मैसेज होता है इसी का तो आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है? एसएमसी की बात करें तो यहाँ पे आपका सेंडर हो जाता है, मैसेज हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? सूचना का वह तत्व जिसका कि संप्रेषण या आदान प्रदान किया जाता है। सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन मैसेज के रूप में ही तो, और चैनल के थ्रू रिसीवर रिसीव करेगा, और उसके बाद लास्ट में इफ़ेक्ट के रूप में क्या? फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो संदेश है इसी को इधर से उधर करने का कार्य किया जाता है। ऑडियंस शब्द की उत्पत्ति भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है भाई? लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी और संस्कृत। तो ये ऑडियंस शब्द की उत्पत्ति हमें लैटिन भाषा से हुई है। अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा, प्रसार शिक्षा की विधियों प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी एक मैकेनिक के लिए मशीन, रिंच, पेचकस, घन एवं हथौड़ा आवश्यक है। इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए। इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत कॉमन, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसीलिए रिपीट करती हूँ, और किसी न किसी चीज़ से उसको क्या करती हूँ? कोरिलेट भी करती हुई चलती हूँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होता है स्मेंजर। स्मेंजर जैसा सुनने में ही आ रहा है, इंजीनियर या फिर मतलब इस टाइप का कुछ स्मेंजर टाइप का, जैसे मैकेनिकल नाम ही है इनका। तो मशीन, रिंच, पेचकस, घन एवं हथौड़ा, अगर इनकी बात हम करते हैं तो ये कौन है? स्मेंजर। ठीक,
प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्न में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? तकनीकी का ज्ञान अर्थात क्या पढ़ाना है, शैक्षणिक प्रक्रिया की समझ अर्थात किसे पढ़ाया जाए, प्रसार शिक्षण की विधियों को उपयुक्त ढंग से प्रयोग करने की कुशलता, उपरोक्त सभी आवश्यक हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसार कार्यकर्ता सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो जो ये आपके प्रसार कार्यकर्ता हैं वो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, जो प्रसार कार्यकर्ता हैं वो क्या कार्य करते हैं? ये मालूम है आपको कि प्रसार कार्यकर्ता आपके क्या क्या कार्य किस प्रकार का कार्य करते हैं? तो अगर पूछा जाए तो वो जैसे कि KVKs वगैरह हैं और जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से मैसेज को इकट्ठा करते हैं और मैसेज को इकट्ठा करने के बाद ग्रामीण जनता के पास वापस लेकर के जाते हैं। ठीक है। और प्रसार कार्यकर्ता के अगर गुणों की बात करें तो गुण उनका कैसा होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए, उनके अंदर सेवा भाव होना चाहिए, विषय का सही ज्ञान होना चाहिए उनके पास, और दूरदर्शिता होनी चाहिए, ज्ञानार्जन की इच्छा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? अक्सर प्रसार कार्यकर्ता की बात अगर हम करें तो वहाँ पे प्रसार कार्यकर्ता के ये सारे गुण होने चाहिए। और जो प्रसार कार्यकर्ता की अगर हम सामान्य प्रसार प्रशासन के अंतर्गत निम्नलिखित रूप से पद की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है आपका एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर, फिर एक्सटेंशन सुपरवाइज़र, फिर एक्सटेंशन वर्कर, फिर एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट। ठीक है। तो इस तरह से 4 अगर प्रशासनिक पद देखें प्रसार कार्यकर्ता का तो प्रशासन के अंतर्गत ये 4 पद हैं। कौन कौन से? एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सटेंशन सुपरवाइज़र, एक्सटेंशन वर्कर और एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट। ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से प्रसार कार्यकर्ता होते हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है। तो आपको प्रसार कार्यकर्ता के गुण मैंने देखा है एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। बहुत कॉमन से गुण हैं कि जिस तरह लीडर के गुण होते हैं उसी प्रकार से प्रसार कार्यकर्ता के भी गुण होते हैं। ठीक है। तो उसमें कोई अलग से कुछ गुण नहीं है। अगर आपको नेता के गुण पूछ लिए जाएं तो भी आप वही बताएंगे, और प्रसार कार्यकर्ता के पूछ लिए जाए तब भी आप वही बताएंगे। तो जो ये है आपका प्रसार कार्यकर्ता कितने प्रकार के? तो ये 3 प्रकार के हो गए। ये भी मैं बता दूं आपको कि पहले जो होते हैं प्रशासक तथा प्रबंधकर्ता के रूप में। नोट कर लें आप, इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, प्रशासक तथा प्रबंधकर्ता के रूप में। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे विषय विशेषज्ञ के रूप में, विषय विशेषज्ञ के रूप में। और आपका 3rd है ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता के रूप में। ठीक है। कौन सा? ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता के रूप में। तो काफ़ी कुछ आज हो गया। प्रसार कार्यकर्ता का व्यक्तित्व होना चाहिए बुरा, आकर्षक, कठोर, उपयुक्त सभी। तो जो प्रसार कार्यकर्ता है उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए आप बताइए। अभी मैं आपसे बता रही थी ना कि प्रसार कार्यकर्ता के गुण की बात कर रही थी, तो कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक से ये नहीं देखने में खूब सुंदर हो, उसके काम भी अच्छे होने चाहिए, नमनीयता होनी चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए, और क्या दूरदृष्टि रखने वाला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और ये सब मिल करके एक अच्छी पर्सनालिटी का निर्माण करती हैं। निम्न में से प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका नहीं होती है। नेता की होती है भाई, और शिक्षक की, प्रशिक्षक की, चिकित्सक की। तो जो प्रसार कार्यकर्ता है उसकी भूमिका किस चीज़ की नहीं होगी? तो क्या डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, चिकित्सक की। तो एक प्रशासक के रूप में प्रसार कार्यकर्ता का गुण नहीं है सहायकों के साथ अच्छा व्यवहार, श्रम का आदर, प्रोग्राम पर ध्यान ना देना, कार्य पर विश्वास। बस खाली ये निगेटिव चीज़ें आप देखेंगे तो आप गुण अवगुण अपने आप बता लेंगे। विषय विशेषज्ञ का गुण नहीं है अपने विषय का ज्ञान, ग्रामीण स्थिति का ज्ञान, साहित्य का अल्प ज्ञान, साधन जुटाने की क्षमता। ठीक है। तो ये जो है आपका विषय विशेषज्ञ जो है उसका कौन सा गुण नहीं है? उस अपने विषय ग्रामीण स्थिति का ज्ञान, साहित्य का अल्प ज्ञान होना चाहिए नहीं ना, तो फिर ये यहाँ पर
गलत हो जाएगा। फिर प्रसार सेवाओं को, मतलब यही सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रसार सेवाओं को लागू करने वाले को कहते हैं प्रसार कार्यकर्ता, प्रसार शिक्षक और उसको कहते क्या, प्रसार विशेषज्ञ, प्रसारकर्ता। तो प्रसार कार्यकर्ता जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है प्लान को, जो भी प्लान है वो प्रसार कार्यकर्ता द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। प्रसार कार्यकर्ता की विचारधारा होनी चाहिए रूढ़िवादी, प्रगतिशील, साम्यवादी, पौराणिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रगतिशील होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता का व्यक्तित्व होना चाहिए आकर्षक, व्यक्तिहीन, निराश्रित, सुविधा भोगी। तो जो ये प्रसार कार्यकर्ता हैं उनको कैसा, मतलब उनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, तो उनका व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। अभी ये हो चुका है, ठीक है। प्रसार कार्यकर्ता का कर्तव्य है लोगों में प्रेरणा उत्पन्न करना, लोगों को स्वावलंबी बनाने को प्रेरित करना, लोगों को नए ज्ञान से परिचित कराना। उपयुक्त सभी पॉजिटिव बातें हैं, इसलिए उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रायः प्रसार प्रशासन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पद नहीं होता है। प्रसार प्रशासक, प्रसार पर्यवेक्षण, प्रसार विशेषज्ञ, प्रसार अभियंता। अभी अभी मैंने आपको बताया ना, चार जो हैं उसी की बात यहाँ पर हो रही है कि प्रसार प्रशासन के अंतर्गत कौन सा पद नहीं होता है। तो प्रसार अभियंता का पद नहीं होता है। अभी देखिए तुरंत अभी मैंने पूछा है और आगे क्वेश्चन भी इसी तरह से आ गया है, तो इसको आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, कम से कम इतना तो आप रट के जाएंगे। आई होप कि आपका प्रश्न पेपर अच्छा होगा। प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है असीमित, बहुआयामी, निर्धारित, द्विआयामी। तो प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र कैसा होता है, ये आपका बहुआयामी होता है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यही काम करने आए तो यही काम करेंगे। अगर हम एक्सटेंशन जो है प्रसार कार्य का एक्सटेंशन वर्कर है तो वो विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। जैसे लोगों की किसी भी, जैसे यही नहीं कि जो हम उद्देश्य बना के आए सिर्फ उसी कार्य को, अगर हम देख रहे हैं कि हम गए हैं किसी और काम से, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ की ज़रूरत कुछ और, अचानक महामारी आ गई, अचानक कोई भी चीज़ हो गई, तो हम क्या अपने कार्यक्रम को छोड़ करके पहले जो बेसिक उनको प्रॉब्लम है उसको दूर करने का काम करेंगे। प्रसार कार्य के अंतर्गत कौन सा विषय आता है, गृह विज्ञान, पशुपालन, मनोविज्ञान, उपयुक्त सभी। तो प्रसार कार्य के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो क्या हैं, उपयुक्त सभी। प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अंतर को सूक्ष्मता से समझाया जाता है। लिंटन ने, पारीक ने, डॉक्टर साहब ने, लिगन्स ने, तो डॉक्टर सोहेन ने, लिगन्स ने प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अंतर को सूक्ष्मता से समझाया है। मतलब ट्रेनिंग एंड एजुकेशन जो दो चीज़ें हैं इनमें बड़ा अंतर है, ट्रेनिंग और एजुकेशन में, ठीक है। तो इसको मतलब किसने इसको डिफ्रेंशिएट किया है अच्छे से, तो ये भैया डॉक्टर सोहन ने इसको बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी कहा जाता है किसको, प्रसार प्रबंधन को, प्रसार कार्यकर्ता को, ग्रामीण नेता को, प्रसार विशेषज्ञ को। तो यहाँ पर जो प्रसार कार्यकर्ता है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी कहा जाता है। अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात हम करें तो 2 अक्टूबर सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ। लेकिन सर ये आपके इसका जो कॉन्सेप्ट था वो 1949 में ही आ गया था, ठीक है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप कहेंगे कि अब हम 1949 लगा के आएँ क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर 52 का ना हो ऑप्शन में तो आप 49 पे जाएंगे, ठीक है। तो ये 1949 की बात है और 1949 में इस बात को कहा गया जब हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में प्रारंभ हुई, तो उसी समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्या एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाया गया और 2 अक्टूबर सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, सोचती हूँ शॉर्ट में हो जाए लेकिन थोड़ा बताने के चक्कर में टाइम काफ़ी खिंचता चला जाता है। निम्न में से कौन सी सामग्री शिक्षण का महत्वपूर्ण साधन है, दृश्य सामग्री, शब्द सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है आपका, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंद्रियों का, जैसे 2 इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है तो इसलिए ये दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री के विषय में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। ए है, एक शिक्षण
के वह साधन जो केवल दिखाई देते हैं, एक शिक्षण के वह साधन जो मात्र सुनाई देते हैं, और आपका एक शिक्षण के वह साधन जो दिखाई और सुनाई दोनों देते हैं, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री नाम से ही स्पष्ट होता है। कुछ चीज़ों को आप दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल घबराइए नहीं, आप कूल डाउन होकर के अपने प्रश्न पत्र को पढ़ें। बस खाली एक गलती मत कीजिएगा कि ये नहीं कि हड़बड़ी में कोई कीवर्ड दिखा और तुरंत आंसर टिक कर दिया, ठीक है। तो प्रश्न को हम सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो दृश्य श्रव्य सामग्री के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ठीक। तो दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, जो दिखाई और सुनाई दोनों देते हैं, शिक्षण के वह साधन। तो ऑप्शन नंबर सी होता है आपका करेक्ट होता है। श्रव्य साधन वे हैं जो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, दिखाई व सुनाई देते हैं, और फिर उसके बाद उपयुक्त सभी। तो श्रव्य साधन, श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना। तो श्रव्य साधन कौन से होते हैं, जो सुनाई देते हैं, और दिखाई और सुनाई जो देंगे, क्या लगोगे क्या, हाँ सही है। जो दिखाई और सुनाई देंगे मतलब आँख से भी दिख रहा है और सुन भी रहे हैं हम, तो वो क्या होंगे, दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो जो सुनाई देते हैं, दृश्य साधन वे हैं जो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, दिखाई व सुनाई देते हैं, उपयुक्त सभी तो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर सही होता है। दृश्य व श्रव्य सामग्री है, चलचित्र, टेलीविजन, ड्रामा, उपयुक्त सभी। तो दृश्य व श्रव्य मतलब ऑडियो और विजुअल, तो दोनों क्या है, चलचित्र और टेलीविज़न और ड्रामा। ये क्या है, यहाँ पर आपके टेलीविज़न भी आपका दृश्य व श्रव्य सामग्री है। अगर हम ड्रामा की बात करें तो वो भी दृश्य व श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं चलचित्र की, तो वो भी उसी तरह आती है। तो हम यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, उपयुक्त सभी, ठीक है। द ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन मेकिंग द स्पोकन वर्ड्स क्लियर बिकॉज द आइडियाज आर बट अक्रॉस थ्रो मोर देन वन ऑफ द सेंस। यह परिभाषा किसने दी, डॉक्टर रणजीत सिंह ने, धामा ने, रेड्डी ने या लासवेल ने। तो ये आपका जो प्रश्न है इसका सही आंसर होता है धामा ने, ठीक है। तो किसने दी है, धामा ने दी है। इसमें ये कहने की कोशिश ये कह रहे हैं कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो क्या होते हैं, कुल मिला के यही बात कह रहे हैं कि ऑडियो और विजुअल मतलब इसमें ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग होता है, इसीलिए क्या होता है, ये प्रोसेस बढ़िया होता है और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आती हैं। इसका सार यही है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, विराट संपर्क करने का माध्यम, व्यक्तिगत पत्र, परिणाम, रेडियो, फोरम। तो अगर हमें मास कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हमारा रेडियो है। फिर सामूहिक संपर्क करने का माध्यम मतलब समूह के लोगों को, तो टेलीफोन पर वार्ता तो व्यक्तिगत हो जाएगी, अभियान है वो समूह से ज़्यादा हो जाएंगे, कैंपेनिंग वो क्या होती है, वो हमारी क्या हो जाती है, ज़्यादा वो ये यात्राएं मतलब जैसे यात्रा लोग कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद श्रव्य टेलीविज़न मतलब टीवी पर, तो ये मास मीडिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है यात्राएं, ठीक है। कैंपेनिंग में भी एक बहुत बड़ा समुदाय होता है जब हम कैंपेनिंग करते हैं, और यहाँ पर सामूहिक संपर्क, एक छोटा छोटा ग्रुप है उससे संपर्क करना है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा करके यात्रा करके क्या हम लोगों को अपनी बात, अपना मैसेज कन्वे करते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो क्या है, दृश्य सामग्री, श्रव्य, दृश्य श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो श्रव्य सामग्री, क्योंकि सुनते हैं हम। दृश्य श्रव्य साधनों का चुनाव करते समय प्रभावी तत्व हैं, शिक्षण का उद्देश्य, श्रोताओं की संख्या, चयन, मौलिकता, उपरोक्त सभी। तो इसका चुनाव करते समय ये क्या होता है, उपरोक्त सभी। जब भी हम दृश्य श्रव्य साधनों का चुनाव करते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा, जंप कर गया, चलिए आ गया।
दृश्य सामग्री आलोक चित्र फोटोग्राफ्स का महत्व वहाँ अधिक होता है। अच्छा, आलोक चित्र कभी आ जाए तो हम ये ना सोचें कि ये किस प्रकार का चित्र है। अच्छा है कि बगल में फोटोग्राफ लिखा हुआ है, वरना क्या हो जाता है एग्जाम में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है और हम घबरा जाते हैं कि ये कौन सा नया वर्ड आ गया, इसको तो कभी हमने सुना ही नहीं था। ठीक है, तो घबराइए मत, फोटोग्राफ्स की बात कर रहा है, चित्रों की बात कर रहा है। ठीक है, आलोक चित्र का महत्व कहाँ अधिक होगी, तो कहाँ चित्र ज़्यादा कहाँ काम आते हैं वॉशरूम के बाहर तो मेल और फीमेल भी तो लिख सकते हैं, लेकिन चित्र लगा रहता है, उससे क्या होता है एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाता है। तो जब भी चित्र वाली बात आए, पोस्टर्स की बात आए, चार्ट्स की नहीं, चार्ट्स में तो लिखित सामग्री ज़्यादा होती है, पोस्टर में चित्र ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर जहाँ साक्षरता की दर कम हो, जिन क्षेत्रों में वार्तालाप में भाषा की समस्या हो, वहाँ इस माध्यम द्वारा शिक्षण देना चाहिए। फ्लैश कार्ड, फ्लैनल ग्राफ, श्याम पट्ट, समूह चर्चा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है फ्लैश कार्ड। ठीक है, तो वहाँ फ्लैश कार्ड के द्वारा शिक्षण देना चाहिए। फ्लैश कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊंगी अभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दृश्य सामग्री का उदाहरण है? फ्लैनल ग्राफ, फिल्म स्लाइड, टेप रिकॉर्डर, ए और बी दोनों। तो टेप रिकॉर्डर श्रव्य में आ जाएगा, फ्लैनल ग्राफ और फिल्म स्लाइड जो है वो आपकी दृश्य सामग्री के अंतर्गत, देखने वाली सामग्री के अंतर्गत आती है। निम्न में से कौन सी सामग्री दृश्य सामग्री है? टेप रिकॉर्डर व रिकॉर्ड, सिनेमा प्रोजेक्टर एवं ड्रामा, रेडियो एवं दूरदर्शन, फ्लैश कार्ड एवं चलचित्र। तो कौन सी सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री है? सिनेमा प्रोजेक्टर और ड्रामा। ये क्या है? दृश्य श्रव्य, मतलब इसमें दोनों वही होनी चाहिए ना, उसमें एक में कोई श्रव्य है कोई दृश्य है, इसमें दोनों दृश्य श्रव्य हैं। निम्न में से कौन सी दृश्य सामग्री द्विविमा वाली है? तो यहाँ पर जो द्विविमा वाली सामग्री की बात कर रहा है, वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया, नमूने, फ्लैनल बोर्ड और मॉडल पेपर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्लैनल बोर्ड। अच्छा, द्विविमा त्रिविमा मतलब इसमें क्या होगी? लेंथ हो जाएगी आपकी लेंथ हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, और जो ये वो होती है 3D होती है, उसमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 2D में 2 डायमेंशनल में आपका फ्लैनल बोर्ड होगा। और निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री त्रिविमा वाली है? तो त्रिविमा वाली की बात हम करेंगे तो यहाँ पर ग्राफ एवं पोस्टर, स्लाइड्स, वास्तविक वस्तुएं, फ्लैश कार्ड्स। तो यहाँ जो फ्लैश कार्ड्स हैं वो आपके त्रिविमा के अंतर्गत आएंगे। लेंथ, विड्थ एवं हाइट तीनों उसमें होगी। निम्न में से कौन से साधन गैर प्रक्षेपित हैं? अच्छा, प्रक्षेपित मतलब प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर से चलते हैं, और गैर प्रक्षेपित मतलब नॉन प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर से नहीं चलते हैं। तो ये इसमें पूछ रहा है गैर प्रक्षेपित है, तो ये यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा गलत है, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था गैर प्रक्षेपित नहीं है। ठीक है, अगर प्रोजेक्टेड पूछता तब तो हमारा क्या हो जाता कि कौन से चलचित्र हो जाता। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से साधन गैर प्रक्षेपित है, मतलब प्रक्षेपित नहीं है, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड के अंतर्गत हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारे ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है, और आपके हाँ ओवरहेड प्रोजेक्टर आएगा, आपकी चलचित्र आएंगे, वो किसके अंतर्गत आएंगे? गैर प्रक्षेपित के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें यहाँ पे नहीं रहेगा। तो इनमें कौन सा साधन गैर प्रक्षेपित है? तो वो जो है फ्लैश कार्ड, आपका फ्लैनल ग्राफ, चाक बोर्ड, ये क्या है? आपका गैर प्रक्षेपित है। ठीक है, और इसमें गैर प्रक्षेपित कौन सा नहीं है? उसमें आपका चलचित्र आएगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने नहीं ऐड किया है। ठीक है, तो अब आपको निम्न में से कौन सा गैर प्रक्षेपित नहीं है? तो वो कौन सा है? चलचित्र है, क्योंकि ये प्रक्षेपित है। और ये सब फ्लैश कार्ड, फ्लैनल ग्राफ, चाक बोर्ड, ये सब क्या हैं? गैर प्रक्षेपित हैं। त्रिविम प्रक्षेपित गैर प्रक्षेपित में कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रोजेक्टर्स वाले सारे चीज, प्रोजेक्टेड से चलने वाली टेलीविज़न है, सिनेमा स्ट्रिप्स, वो है आपके जो सिनेमा पे स्ट्रिप्स होती हैं उससे वो होता है, और टेलीविज़न हो गया आपका, और आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी प्रोजेक्टिव के अंतर्गत आती हैं, प्रक्षेपित के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, त्रिविम मतलब 3 डायमेंशन दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। नमूने, मॉडल, प्रकृतियाँ, चार्ट।
तो त्रिविमीय जो डायमेंशन है उसमें क्या शामिल नहीं है, उसमें चार्ट शामिल नहीं है क्योंकि ये 2D है। ठीक है, तो द्विविम दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। तो चौकपट, पोस्टर हो गए आपके, फ्लैश का मॉडल हो गए और इसमें फ्लैश कार्ड हो गया। तो ये जो है आपका जो द्विविम मतलब 2 डायमेंशन की बात यहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाता है कौन सा सम्मिलित नहीं है, मॉडल। ठीक है, और यहाँ पर जो ये प्रश्न था 3, अच्छा यहाँ पर मॉडल नहीं था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मॉडल भी आएगी जहाँ लेंथ, विड्थ और हाइट आती है। चौकपट कहते हैं, किसको कहते हैं, श्यामपट्ट को, बोर्ड को, चार्ट को, और फिर किसको कहते हैं, या फिर मॉडल को। तो चौकपट हम किसको कहते हैं, तो इसके अंतर्गत हमारे जो श्यामपट्ट हैं जिसको हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं उसी को हम चौक बोर्ड भी कहते हैं। फ्लैश कार्ड का आकार होता है, अच्छा फ्लैश कार्ड का आकार 50x70 सेंटीमीटर, ये एक, और 70x30 सेंटीमीटर, 40x20 सेंटीमीटर और 46x52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसी ऑडियंस होगी उसी के हिसाब से हम फ्लैश कार्ड का निर्माण करेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे 50x70 सेंटीमीटर है, लेकिन वैसे देखा जाए तो फ्लैश कार्ड के बारे में उसका जो निर्माण किया जाता है वो 21x27 सेंटीमीटर होता है। तो आप इसको स्किप ना करें, अगर ऑप्शन में 21x27 है तो आप इसी को करेंगे, जिसमें आपसे बुक से इसको बता रही हूँ। ठीक है, और फ्लैश कार्ड का जो इनकी संख्या 10-12, ठीक है 10-12, हाँ, इससे अधिक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, 10-12 जनरली होनी चाहिए। बनाने में सरल होता है, बार ग्राफ, चित्र ग्राफ आपका, और फिर उसके बाद रेखा ग्राफ, उपयुक्त सभी। तो बनाने में जो सरल होता है वो सबसे सरल क्या होता है, बार ग्राफ। दृश्य सामग्री नहीं है, दृश्य सामग्री, ठीक, श्यामपट्ट है, चित्र है, फ्लैश कार्ड्स, रेडियो, फ्लैश कार्ड भी है, रेडियो क्या है, हमारी श्रव्य सामग्री। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, विषय का विस्तृत विवेचन रहता है पुस्तकों में, चित्रों में, पोस्टर्स में, कार्ड्स में। तो विषय का विस्तृत विवेचन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, विषय का विस्तृत विवेचन आपको पुस्तकों में देखने को मिलता है। दृश्य साधन वे हैं जो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, सुनाई व दिखाई दोनों देते हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दृश्य मतलब देखना, इसीलिए ये दिखाई देते हैं। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है और बार बार क्या होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है कि अच्छा दृश्य ऐसे लिखा है तो उसका कुछ और ना आंसर हो, इसीलिए क्या होता है, गलती हो जाती है। रेडियो पोस्टर हैं, क्या है, संस्थागत संचार विधि, असंस्थागत विधि, परंपरागत विधि और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेडियो और पोस्टर्स जो हैं वो संस्थागत, आपकी परंपरागत, संस्थागत संचार विधि हैं, रेडियो और पोस्टर। ठीक, प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना कब हुई, सन 1956 में, 1983 में, आपके 48 में और 52 में। तो प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना हुई है सन 1956 में। ये सारी चीज़ें याद करने वाली, इसको आप नोट डाउन करें। प्रेस ट्रस्ट इंडिया की स्थापना की गई, तो प्रेस ट्रस्ट इंडिया की स्थापना सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसी समय की गई। पोस्टर्स क्या है, प्रक्षेपित, गैर प्रक्षेपित, श्रव्य सामग्री, उपयुक्त सभी। तो मेरे ख्याल से अब आप प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित में कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड, मतलब किसी प्रोजेक्टर से जिसको स्क्रीन पर कास्ट किया जा रहा है वो सारे प्रोजेक्टेड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो प्रक्षेपित क्या है, पोस्टर की बात पूछ रहा है, तो क्या ये प्रोजेक्टेड है, पहली बात तो यहीं पे गलत हो जाता है। फिर पोस्टर गैर प्रक्षेपित साधन है, श्रव्य सामग्री तो है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर गैर प्रक्षेपित, पोस्टर्स का क्या, गैर प्रक्षेपित यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि नॉन प्रोजेक्टेड है। निम्न में से कौन सा ग्राफ का प्रकार नहीं है, तो इसमें जो है ग्राफ के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ का प्रकार नहीं है। रेखा ग्राफ, बार ग्राफ, चित्र ग्राफ, वृक्षनुमा ग्राफ। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है वृक्षनुमा ग्राफ, क्योंकि
ट्री जो होता है वो चार्ट का प्रकार है, ठीक है, वो ग्राफ का प्रकार नहीं है। तो रेखा, बार और चित्र ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ की बात कर रहा है, ठीक है। और पिक्टोरियल ग्राफ क्या होता है? पिक्टोरियल ग्राफ मतलब जैसे एक सिंबल बना देना कि इसका मतलब जैसे ये इसका मतलब हरे खेत, इसका मतलब वन है, यहाँ पर वायु है, तो उसका कुछ अलग से चित्रण कर देना, तो वो पिक्टोरियल ग्राफ के अंतर्गत आता है। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो मतलब इस तरह से भी बना सकते हैं, मतलब कि एक पिक्चर, एक इमेज को आप क्या कुछ सिंबल के रूप में दे सकते हैं। तो जैसे किसी संख्या को भी हम दे सकते हैं ना, कि इतने आबादी की संख्या है, यहाँ पे इतनी आबादी है, युवा लोग इतने निरक्षर हैं, इतने प्रतिशत, इतने ये हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एपिडायस्कोप का पूरा नाम, रटने वाला प्रश्न, इसको याद कर लें आप, ओपेक प्रोजेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद चार्ट्स व ग्राफ क्या है? त्रिविम दृश्य, द्विविम दृश्य, एकविम दृश्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चार्ट्स व ग्राफ, चार्ट्स की बात करें यूँ ऐसे होगा, ग्राफ भी इसी तरह से होंगे। तो लंबाई चौड़ाई है इसमें, तो द्विविम दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। तो ये यहाँ पर आपका ये फिनिश होता है। और ये लग रहा है, अच्छा ये एक एक्स्ट्रा हो गया, निम्न में से कौन सी सामग्री शिक्षण का महत्वपूर्ण साधन है? तो उसमें सबसे दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है। तो ये हो गया। और प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो सेल्फ हेल्प की बात की है वो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत में ही है। अपना कार्य अपने आप करना, सेल्फ हेल्प का सिद्धांत है आपका। और जड़ से प्रारंभ होने का सिद्धांत है, मतलब जो चीज़ें हैं ऐसे जनरली वो मैं बता रही हूँ। और जितना ज़्यादा करके सीखेंगे आप उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको अलग अलग चैप्टर्स के कराने की कोशिश की है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन के अब मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और मैं एक वीडियो आपके कल से, क्योंकि टीजीटी का एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो टीजीटी का एक प्रैक्टिस सेट डालूंगी पूरा 125 का। फिर उसके बाद आपका एक में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन, अब मैं लगातार 2-3 दिन एक्सटेंशन एजुकेशन लेकर के ये आपका कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि एक्सटेंशन में ही मेरा स्पेशलाइजेशन है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक्सटेंशन से तो आपके एक भी प्रश्न ना छूटें। तो बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएं, एक्सटेंशन की जिम्मेदारी मेरी, और मैं आपको पूरा 3 दिन 4 दिन में मैं कोशिश करूँगी कि कुछ भी आपका अछूता ना रहे। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको काफ़ी कुछ समझ आने वाला है, ठीक है। फिर आप लोग अपनी पढ़ाई को तैयार रखिए, तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गया है, इसलिए ऑल द बेस्ट। ओके बाय।